नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जिनका एग्जाम था उनका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है, और जिनका बाकी है उनके लिए हम लोग एक नज़र में एक श्रृंखला लेकर आए हैं जिसमें 25 से 30 प्रश्न हैं। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के सभी प्रश्नों को एक नज़र में, जो विगत वर्षों में आए भी हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। ठीक है, चलिए। केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन पहले थे। कहने का मतलब क्या है कि केरल में जो व्यापारिक स्टेशन शुरू हुआ उसके लिए सबसे पहले कौन जिम्मेदार हुए या सबसे पहले केरल में कौन आए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1498 में 1498 ईस्वी में, ठीक है, पुर्तगाल का एक व्यापारी, पुर्तगाल का व्यापारी था। कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, ठीक है। ये 17 मई 1498 को, ठीक है, वास्को डिगामा, जिसे भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारत का खोजकर्ता। ठीक है ना, खोजकर्ता। समुद्री मार्गों का, एक्चुअल में इसने समुद्री मार्गों का खोज किया था। पहले जो व्यापार होते थे यूरोप के साथ, ठीक है, वो समुद्र के माध्यम से नहीं होते थे, वो बल्कि सिल्क रूट के माध्यम से मध्य एशिया और यूरोप तक हम लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो अब ये क्या है, वास्को डिगामा पहली बार ये जो है भारत में पहुंचा है। और कहां पे पहुंचा है? केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा है। कहां पे? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और इन्हीं को सबसे पहले जिम्मेदार माना गया। तो ये कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। इन्होंने सबसे पहले व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री, जो भी आप कह लीजिए, ज्यादातर शब्द आपको कोठी ही मिलेगा। ठीक है, तो व्यापारिक फैक्ट्री सबसे पहले इन्होंने जो कोच्चि में स्थापित की। कहां पे स्थापित की? कोच्चि में। और कब किया? 1503 ईस्वी में किया। ठीक है, आप जानते हैं कि इसने जो है 60 गुना यहां से लाभ कमा कर गया था, 60 गुना। और ज्यादातर व्यापार ये लोग किससे करते थे? मसालों का। ठीक है, मसालों का। और केरल में मसाले ज्यादा पाए जाते हैं। और दूसरी फैक्ट्री इसने कन्नूर में, कहां पे? कन्नूर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में स्थापित की। अगर प्रश्न ऐसे भी आए कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, है ना, अगर ये भी प्रश्न आए कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या होगा? पुर्तगाली होगा। ठीक है, क्या होगा? इसका उत्तर भी पुर्तगाली होगा। ठीक है, चलिए हम अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1757 या 1857 या 1900 में या 1957 में। देखिए प्लासी, आप जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में एक नदिया करके स्थान है, नदिया, वहां पड़ता है प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का उस समय गवर्नर है ये, लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें कौन जीता? लॉर्ड क्लाइव की विजय हुई। ठीक है, इसमें मीर जाफर, इसका जो सेनापति था, उसने इसको धोखा दिया और इसकी पराजय हो गई। और कहा जाता है कि 1757 ईस्वी के इस प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के लिए भारत में राज्य करने के द्वार खोल दिए थे।
ठीक है। लेकिन पूर्णतः राज्य करने का परमिशन किस युद्ध से मिला, तो उसको भी आप जान लीजिए कि अगर आपसे ये तो प्लासी है, अगर पूछे कि बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब लगा गया, तो ये जो है बिहार बक्सर में 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो है, हेक्टर मुनरो। और इधर से भारत से तिकड़ी सेना है, कहां कहां के, एक तो दिल्ली के सुल्तान है, दिल्ली के सुल्तान, और कौन है, एक अवध का नवाब है, अवध का नवाब, और कौन है, एक बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब। ठीक है। इन तीनों में ये देखिए शाह आलम द्वितीय है, ये शुजाउद्दौला है, और अवध का नवाब जो है मीर कासिम है शायद इस समय। ठीक है। तो ये जो है हेक्टर मुनरो, इसमें भी अंग्रेजों का विजय हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का विजय हुआ इसमें भी। और इस 1764 में, और इस युद्ध के बाद कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के लिए पूर्णतः द्वार खुल गए, उनके शासन करने की और उनकी सारी गतिविधियों को स्थापित करने के पूर्णतः द्वार इसी युद्ध के माध्यम से खुल गए। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, 200, 500, 100 या 50 वर्ष। 200 वर्षों तक लगभग शासन किया। आप देखिए, अभी मैंने बताया कि 1757 और 1947। ठीक है, लगभग ये आपका 200 वर्ष आएगा। और ठीक ढंग से अगर आप कहेंगे तो 1764 से जो इनका द्वार खुला है। लेकिन अगर हम कहें कि ब्रिटिश शासकों ने, तो वो आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी के बाद से जो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया, उसके बाद से पूर्णतः जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में भारत की सत्ता गई थी। तो यहां से 1857 से, लेकिन लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लगभग 200 वर्ष, क्योंकि हम गणना कहां से करेंगे, लगभग 1757 से। ठीक है। इसके पहले आने के लिए तो 1600 ईस्वी में आए हुए हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद 1604 ईस्वी में भारत में प्रवेश होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन वो सब व्यापारिक गतिविधियां थी, या कहीं कहीं पे छिटपुट कुछ इलाकों पे था। ठीक है। लेकिन इन युद्धों के, प्लासी का युद्ध और 64 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण बढ़ गया था, या यूं कहें कि नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तो वहां से इनकी हम जो है गणना करेंगे, तो लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश वासियों ने भारत पर शासन किया था। ठीक है। चलिए, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, कोचीन, पुदुचेरी या कालीकट या फिर गोवा। देखिए, आप लोग एक तो कालीकट लगा देंगे, लेकिन गलत है। और दूसरी चीज, जैसे कई बार प्रश्न आता है कि कालीकट, कालीकट कहां है, कहां है, तो बहुत सारे बच्चे कलकत्ता लगा देते हैं। कलकत्ता है नहीं, अभी हमने बताया कि कहां पे है, ये कालीकट जो है केरल में है, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन मैं क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कालीकट आप कलकत्ता नहीं लगाएंगे, कभी भी कलकत्ता आप नहीं लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे क्या दिया है कि फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहां थी। देखिए, 1673 में, ठीक है, 1673 में कंपनी के निदेशक, कंपनी के निदेशक, निदेशक जो थे फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको, या नाम याद रखिएगा, फ्रैंको मार्टिन। और कौन थे, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेलांगट लेस्पिनो, बेलांगटन लेस्पिनो, लेस्पिनो। इन दोनों ने 1673 में, ठीक है, वहां पे क्या कहते हैं कि बेलीकोंडा के शासक, बेलीकोंडा, ठीक है, बेलीकोंडा के शासक शेर खां लोदी, शेर खां लोदी से इन्होंने जमीन प्राप्त किया, एक गांव ही, एक गांव प्राप्त किया, एक गांव को प्राप्त किया। और उसी गांव को आगे चल करके इन्होंने क्या किया, उसी गांव को 1774 में पांडिचेरी के नाम से, किस नाम से, पांडिचेरी
पुद्दुचेरी के नाम से, आजकल उसे हम लोग पुद्दुचेरी बोलते हैं, तो इसका उत्तर पुद्दुचेरी हो जाएगा। पांडिचेरी के नाम से अपनी जो है राजधानी, उपनिवेश की राजधानी स्थापित कर ली। ठीक है, उपनिवेश की राजधानी स्थापित कर ली, कहां पे? पांडिचेरी में। आजकल हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पुद्दुचेरी बोलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कहां पे है? ये पुद्दुचेरी है। और पुद्दुचेरी आप जानते हैं कि एक केंद्र शासित, क्या है? केंद्र शासित राज्य है, भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, आप जानते ही हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है? देखिए, लाहौर की बात कर रहा है। इसने भारत में नागरिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया, इसने प्रांतीय चुनावों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया, या इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया, या फिर इसने रोलक सत्याग्रह शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, देखिए जो लाहौर सत्र का अधिवेशन हुआ, ठीक है, ये कब हो रहा है? दिसंबर, या यूं कहे 31 दिसंबर 1929 को हो रहा है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज की बात कही गई है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? युवा नेता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है उस समय, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कहा गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इससे पहले आप जानते हैं डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे अंग्रेज, तो जो युवा नेता थे उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं मान्य था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी तरीके से हमें स्वतंत्रता चाहिए, आधी अधूरी स्वतंत्रता हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में इन्होंने मांग की। ठीक है, पूर्णतः पूर्ण स्वराज की मांग यहां पर की गई थी। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और पहली बार पूर्ण स्वराज की जिस अधिवेशन में बात की गई, मद्रास अधिवेशन 1927 में। ठीक है, जहां पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कहां पे की जा रही है? प्रस्ताव कहां पे पारित हो रहा है? ये हो रहा है लाहौर अधिवेशन 1929 को। इसी के बाद आप जानते हैं कि इसी समय निर्णय यह लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। और कई बार प्रश्न यह पूछता है कि हम अपना संविधान, जानते हैं ना, संविधान का निर्माण 1949 में, 26 नवंबर 1949 में संविधान बन गया था, लेकिन 26 जनवरी को लागू क्यों हुआ? तो लागू इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस जो है 1930 से ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाती आ रही थी। इसलिए उस दिन को और आगे तक याद रखने के लिए, या उसे कहिए कि उस दिन को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर देते हैं। और उसी दिन से हम कहते हैं कि हमारा संविधान जो है पूर्णतः लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा कि 26 जनवरी 1930 को हम किस रूप में मनाते हैं? पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? अभी मैंने पीछे बता दिया है। और वो कब किया गया है? 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल, इसको नोट करिएगा, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये कहां पे है? मुंबई। उत्तर आपको मिल गया होगा कि कहां पे हुई? मुंबई में हुई, बंबई में। ठीक है, बंबई में था उस समय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है जिनका नाम है A.O. ह्यूम। क्या है? A.O. ह्यूम है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। क्या है? रिटायर्ड सिविल सेवक है, सिविल सेवक। इनकी अगुवाई में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, पूर्व में जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था उसका नाम जो है कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, दादा भाई नौरोजी के सुझावों से कर दिया गया। तो इस 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम की संरक्षण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बने, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष जो बने वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कई बार प्रश्न पूछा है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, नरम दल के नेता है बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। तो कब की गई? 1885 में की गई। कहां पे की गई? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई और वो स्थान कहां पे है? बंबई में है। आपको बताना क्या था? स्थान का नाम बताना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में निर्धारित किया गया? पीछे ही मैंने बता दिया है, इसका उत्तर कौन सा है? लाहौर है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में किया गया, ठीक। चलिए, फिर किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? अभी मैंने जस्ट पीछे ही बताया हुआ है, जार्ल मांटे, एडविन मॉन्टेग्यू, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम। तो इनका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने पहली बैठक बुलाने की पेशकश की थी। और उस समय आप जानते हैं कि जो भारत के वायसराय थे, वायसराय, हाँ वायसराय कह सकते हैं, तो भारत के वायसराय इस समय कौन है? वायसराय लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन है, ठीक है। चलिए, इस पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भी है, लॉर्ड डफरिन ने भी बोला है, लाला लाजपत राय ने भी बोला है, कभी और देखेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा तेजी से बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए, स्वराज यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? या यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक। अशांति का जनक। और एक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है इनको भारतीय अशांति का जनक। इन्होंने ही महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि एक दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है, गणेश चतुर्थी को भी पूर्ण अच्छे से मनाने की, और फिर शिवाजी के रूप में, शिवाजी जो दिवस होता है उसको भी मनाने की इन्होंने घोषणा की थी, ठीक है। तो एक बाल गंगाधर तिलक, हाँ, शिवाजी महोत्सव के रूप में उसको मनाने की घोषणा किया गया था, ठीक है। तो ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेताओं में से हैं, ठीक है, गरम दल के नेताओं में से। आप जानते हैं, प्रश्न ये भी पूछता है कि लाल बाल पाल, ठीक है, गरम दल के प्रमुख 3 नेता कौन से हैं? तो लाल बाल पाल, लाल कौन? लाला लाजपत राय, बाल कौन? बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन? बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो लाल बाल पाल, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। फिलहाल इसका क्या है? ये नारा जो है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कुछ नारे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। करो और मरो, करो या मरो, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नारे हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। चलिए, देखिए आ भी गया। करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो करो या मरो ये भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। देखिए 8 अगस्त 1900
1942 को ग्वालियर टैंक में, मुंबई ग्वालियर टैंक में, ठीक है, जहां पे यह घोषणा की गई कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए 14 जुलाई 1942 को ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, 14 जुलाई 1942 को ही। लेकिन पूर्णतः जो है 8 अगस्त को यह निर्णय हुआ कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं, और रात्रि के 12 बजे इस आंदोलन का शुरू हुआ, और उसी समय जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी समय सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए कहीं कहीं इसकी शुरुआत जो है भारत छोड़ो आंदोलन की 9 अगस्त भी है, 9 अगस्त 1942। तो 9 हो या 8, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डेट है, ठीक है। तो यह प्रसिद्ध नारा किसने, अभी मैंने बताया कि महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा करो और मरो, ठीक है, महात्मा गांधी ने, और किसके दौरान कहा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था, ठीक है। चलिए, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए महात्मा गांधी को स्वच्छता बहुत प्रिय थी, ठीक है, सुंदरता स्वच्छता बहुत प्रिय थी। अपने जो आश्रम था, आश्रम की सफाई आप जानते हैं कि वो स्वयं किया करते थे, इतना उनको प्रिय थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक किसका कथन हो जाएगा, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध कथन है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, या फिर सर सैयद मोहम्मद, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय ने। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आप भली भांति जानते हैं, आप सब जानते होंगे, शायद ही किसी का यह प्रश्न गलत हो। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। कब किया, 4 फरवरी 1916 को, 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। इनको हाल ही में 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत है ना, मरणोपरांत इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, क्या, भारत रत्न दिया गया 2015 में, ठीक है। तो ये किसने की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें नंबर पर। भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी, मोतीलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या टीटी कृष्णमूर्ति ने। देखिए आप जानते हैं कि जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया, जर्मनी का एकीकरण, उसी प्रकार से हम जानते हैं कि 565 लगभग 565 रियासतों को, 565 रियासतों को आजादी के बाद भारत में एकीकरण, उनको भारत में लाने का जो महत्वपूर्ण काम किया है वो किसने किया, उनका श्रेय किसे दिया जाता है, इसका श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। उसमें 3 राज्यों का, देखिए एक हैदराबाद, जिसे इन्होंने ऑपरेशन पोलो के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत, और जूनागढ़ को इन्होंने जनमत संग्रह कराकर, और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा करके भारत में शामिल किया। तो भारत के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष। और देखिए इनको सरदार जो कहा जाता है, सरदार की इनको उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह जो एक किसान आंदोलन था, ठीक है, 1928 में जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वहां की महिलाओं ने इनसे प्रभावित होकर के इन्होंने क्या कहा, सरदार कहा।
तो सरदार की उपाधि इनको कहां पे मिली? बारदोली सत्याग्रह। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ, तो 1928 में इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आपके सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप जानते हैं कि प्रथम उप प्रधानमंत्री भी है, प्रथम गृह मंत्री भी है भारत के। ठीक, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों में एकीकरण में इनकी महती भूमिका रही है। ठीक है, मजाक नहीं था भारत में 563 रियासतों को एक करना, क्योंकि भारत छोटे छोटे समूहों में बटा था। ठीक है, और जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारत के पास ज्यादा राज्य नहीं थे, 14 प्रांत उस समय जो ब्रिटिश प्रांत में थे पूर्ण रूप से उन्हीं को लोग देकर जा रहे थे। बाकी कहे कि आप समझिए कैसे है या हमको बताइए कि कैसे करेंगे। तो इन्होंने जा करके संपर्क बना करके सभी रियासतों को भारत में सम्मिलित किया और भारत को एक पूर्णतः संघ बनाया, पूर्ण संघ के रूप में स्थापित किया भारत को। ठीक है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। B.O. चिदम्बरम पिल्लई या सत्येंद्र नाथ टैगोर या दादा भाई नौरोजी या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, सिविल सेवा या सिविल सर्वेंट, सबसे पहले तो सिविल सेवा की नौकरी केवल अंग्रेज करते थे, केवल अंग्रेज ही इस परीक्षा में बैठ सकते थे और सिविल सर्वेंट हो सकते थे। अधिकारी कौन हो सकता था? केवल अंग्रेज हो सकते थे। लेकिन 1853 के अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि हम भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा में हम द्वार खोल रहे हैं और निष्पक्ष परीक्षा के माध्यम से, खुली प्रतियोगिता के माध्यम से हम सिविल सेवा में भर्ती करेंगे। ठीक है, 1864 में प्रथम जो भारतीय हुए, 1864 ईस्वी में प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। ठीक है, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या है? प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को क्या किया? उत्तीर्ण किया। ठीक, चलिए, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? जैसा कि देखिए, सत्याग्रह इसका मतलब क्या हुआ? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्याग्रह जहां पे सत्य है, सत्याग्रहियों का क्या कहना था कि आप सत्य के लिए आग्रह करिए कि जो सत्य है उसी पे काम किया जाएगा, किसी को हिंसक रूप से हानि पहुंचा करके हम नहीं काम आंदोलन करेंगे, बल्कि सत्य के साथ आग्रह करेंगे कि हमें हमारे जो अधिकार हैं उसको वापस किए जाएं। ठीक है, तो ये किस पर जोर दिया गया? सत्य पर। ठीक, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर जाइए कि भारत में उपनिवेश विरोधी, इस पर जाइए, उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था द्वंद्व, सांप्रदायिकता या विभिन्नता या फिर एकता। देखिए, द्वंद्व जिसके मन में रहेगा, दो लोग हैं झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से जलन कर रहे हैं, तो फिर दूसरे से आप कहां लड़ पाएंगे? दो भाई हैं, अगर दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों को युद्ध कर रहे हैं, अपन में लड़ रहे हैं, तो फिर वो तीसरे से कहां से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे, तो द्वंद्व तो हो ही नहीं। सांप्रदायिकता, अगर धर्म के आधार पे आप लड़ते रहेंगे तो फिर अन्य तीसरे से आप कहां लड़ पाएंगे? और फिर क्या है? विभिन्नता, विभिन्नता होने से तो कोई होगा नहीं, तो इसमें उत्तर क्या होगा? एकता। देखिए, जो उपनिवेश विरोधी जो आंदोलन हुए वो भारत में ब्रिटिश जो रूल थे उसके खिलाफ जो असंतोष उत्पन्न हो रहे थे, वो पूरे भारत में एकता के रूप में काम कर रहे थे। सभी को लग रहा था कि नहीं, अब ये गलत हो रहा है, तो सभी लोग एकत्रित हुए, जगह जगह से लोगों में एकता आई। उसमें कई फैक्टर ने काम किया, जैसे रेलवे का संचालन, बहुत सारे फैक्टर हैं जो एकता के लिए। और स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं, स्वदेशी आंदोलन, ऐसे आंदोलन हुए। ठीक है, तो यहां पे कौन सा काम कर रहा है कि विरोधी आंदोलन, उपनिवेश विरोधी आंदोलन इसलिए उपज रहा है
क्योंकि भारत में एकता बढ़ रही है, राष्ट्र के प्रति भावना प्रबल हो रही है, राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, इसलिए क्या होगा, एकता होगा। एकता बढ़ रही है इसलिए आंदोलन होगा उनके खिलाफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब जिसमें हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, उसी को तो अहिंसा हम बोलते हैं। और अहिंसा पे बल देने वाले प्रमुख नेता कौन है? महात्मा गांधी हैं, आप जानते हैं महात्मा गांधी। उनका मानना क्या है, किसी को भी शारीरिक हानि, मन वचन कर्म तन किसी भी प्रकार से किसी को भी हानि पहुंचा करके हम स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे, उनका एक कथन था। ठीक है, लेकिन देखिए यहां पे क्या है कि अत्याचारियों के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए बिल्कुल नहीं, अत्याचारियों की करुणा को प्रभावित, अरे करुणा को प्रभावित करने से क्या होगा, कुछ लोग तो करुणामयी होते हैं, सब तो होंगे नहीं। ठीक, फिर अत्याचारियों की अंतरात्मा को, हाँ बिल्कुल, अहिंसा का मतलब है कि अंतरात्मा को प्रभावित करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अत्याचारियों के अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए हम अहिंसा के द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब उनके अंदर में यह उत्पन्न हो जाएगा कि यार हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी अंतरात्मा ये कहने लगेगी कि ये गलत हो रहा है, तब जाकर के वो क्या कहेंगे। लेकिन जानते हैं ना, गोरे तो थे ससुरे सब, लेकिन उनका दिल बहुत काला था, तो उनकी अंतरात्मा कहां जागने वाली थी। तो जिनकी अंतरात्मा नहीं जागने वाली थी उनके लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता थे, है ना। चलिए, तो अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए गिरमिटिया मजदूर कौन होते हैं? वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है, अफ्रीकी गुलाम, बाजार से खरीदा गया श्रमिक या अवैतनिक मजदूर। देखिए, गिरमिटिया शब्द जो है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के तहत खास करके अफ्रीकी देशों में बागानों में काम करने के लिए जाने वाले लोग थे। अफ्रीकी नहीं, वो जो क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज वाले इलाके में, वहां पे जाने वाले लोग थे, जहां पे जाकर के वो लोग काम कर रहे थे बागानों में काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है जो गए थे बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर का मतलब बंधे हुए मजदूर है, वेतन नहीं मिलेगा या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या है, पहला इसका उत्तर है कि वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए, जिससे वो गया है पहले उसकी भाड़ा तो चुकाए। ठीक है, तो ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। इस शब्द की चर्चा हम कभी करेंगे, विस्तार से करेंगे गिरमिटिया शब्द की चर्चा। फिलहाल यहाँ पे केवल आप इतना जानिए कि वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा की भाड़ा के लिए भाड़ा चुकाने में ही उनका समय निकल जाता था। ठीक है, बागानों में काम करते थे। ठीक, चलिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, अल्लारी सीताराम राजू, मतांगिनी हजारा या शंभुदत्त शर्मा या फिर अरुणा आसफ अली। देखिए 1942 से सीधे तौर पे कौन जुड़ा है? अरुणा आसिफ अली। ठीक है, 1942 अरुणा आसिफ अली। 9 अगस्त, अभी हमने बताया कि 9 अगस्त 1942 को इन्होंने ग्वालियर टैंक पे भारत का झंडा लहराया था, राष्ट्रीय ध्वज को इन्होंने लहराया था। अभी हम पीछे ही बता चुके हैं इसके बारे में 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के, तो दोबारा वही बात करना ठीक नहीं है। तो 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली, देखिए सभी प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के बाद, ठीक है, भूमिगत रहते हुए अरुणा आसफ अली ने नेतृत्व किया था, भूमिगत रहते हुए, जिसमें और भी नेता शामिल थे जिनमें तेज बहादुर सप्रू, नहीं तेज बहादुर सप्रू क्या, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता, ठीक है, जो भूमिगत रह करके 1942 के इस आंदोलन को चला रहे थे। क्योंकि मैंने बताया कि उसी रात्रि को सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? सबसे पहले तो आप समझिए कि नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, ठीक है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को कहां से? साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम अपने 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने, देखिए अंग्रेजों ने कर लेना प्रारंभ कर दिया था नमक पर भी, और ठीक ठाक कर ले रहे थे, बढ़ी हुई कर को ले रहे थे, जिसको दे पाना गरीब वर्ग के लिए बड़ा मुश्किल होता था। और नमक बिना, जैसे जो गरीब है उसको भी तो नमक तो कम से कम चाहिए कि नमक रोटी खा ले या नमक चावल खा ले। अब नमक पे ही कर, ये एक बहुत प्रमुख वस्तु है। इसको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 240 मील की यात्रा करके 6 अप्रैल, पैदल यात्रा है ये, ध्यान रखिएगा, पैदल यात्रा, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर पानी, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ तो कितनी हो जाएगी? 241, उसी के नियर अबाउट है। तो 240 मील चल करके इन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरू किया था। इसी समय जो है एक प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी इनके साथ में था, जो इनका अनुयायी ही था, बेब मिलर, ठीक है। बेब मिलर था साथ में, ठीक। तो साबरमती आश्रम से कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को, डेट याद रखिएगा, शुरुआत। और समाप्त कब हुआ? कहां पे? 6 अप्रैल 1930 दांडी में जाकर के, ठीक है। नमक कानून तोड़ा गया, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया था? धरसाना में अभी हमने कहा कि बेब मिलर, जो उनका अनुयायी था, उसी ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध को कवर किया था, ठीक है। ये इतना प्रचंड हो चुका था ये आंदोलन कि जगह जगह पे लोग जो है नमक कानून को तोड़ रहे थे, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आता है? 1944 में, या फिर 1943 में, या फिर 1942 में, या फिर 1941 में? आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन, देखिए स्टेफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश ब्रिटेन पे दबाव बना रहे थे कि आप जो है काम करिए। उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन है? विंस्टन चर्चिल है। और विंस्टन चर्चिल पे ये लगातार दबाव बन रहा है कि आप भारत में कुछ ऐसा करिए कि भारत की सेना जो है द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का साथ दे, ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं उसके हिसाब से आप काम करिए। अभी यही क्रिप्स मिशन है जिसके प्रस्तावों से आगे चल करके भारतीय संविधान की संरचना होने वाली है, ठीक है। तो स्टेफन क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया कब आया? 23 मार्च 1942 को आया। तो यहां पे उत्तर क्या हो जाएगा? 1942 हो जाएगा, ठीक है। कौन अध्यक्ष है इसका? स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। अप्रैल 1923, अप्रैल 1919, अप्रैल 1922 या अप्रैल 1920? इसमें सब अप्रैल है, जो कि उत्तर है नहीं, ठीक है। अगस्त 1922, 1 अगस्त
1920 सॉरी 1920 को महात्मा गांधी ने क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन को शुरू किया। असहयोग का मतलब क्या है कि हम भारतीय लोग ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे शासन चलाने में, क्योंकि वो लोग किसके माध्यम से शासन चला रहे थे? कुछ उसमें लोग उनके व्यवस्था में शामिल थे जो भारत के थे, उनके माध्यम से शासन कर रहे थे। हम क्या कह रहे थे कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो देशव्यापी आंदोलन 1 अगस्त 1922 को महात्मा गांधी 20 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन, देखिए नागपुर अधिवेशन 1920 दिसंबर में होता है, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य कौन कर रहे हैं? विजय राघवाचार्य कर रहे हैं। यहां पे देशव्यापी समर्थन की बात कही जा रही है। क्या कही जा रही है? कि देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आंदोलन के समर्थन की बात कही जा रही है। जो गांधी ने समर्थन किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता में, कही जा रही है कि अब हम सभी को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य था कि 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह तिथि महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, कब लिया था? तो 5 फरवरी 1922 को वापस लिया। क्यों लिया? क्योंकि चौरी चौरा कांड के बाद, चौरी चौरा कांड जहां पे उग्रवादियों ने 22 पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में जला दिया था। इसके बाद काफी फायरिंग वगैरह हुई थी, जिससे द्रवित होकर के, इस घटना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया कि हम जो है असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। ठीक है, चौरी चौरा भारत के प्रेजेंट टाइम में कहां पे है? गोरखपुर है, गोरखपुर। और आप जानते हैं कि गोरखपुर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो कब शुरू हुआ? अगस्त 1922 में। इसमें नहीं है, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बना लीजिएगा अगस्त 1922 में। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? अभी हमने बताया 1920 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, पीछे ही हमने बताया कि 1920 में कहां पे बैठक हुई? नागपुर में, जिसके अध्यक्षता किसने की? विजय राघवाचार्य ने किया था। ठीक है, चलिए, चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ? उत्तर प्रदेश। अभी मैं बता कर आ रहा हूं, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर महात्मा गांधी? देखिए, इसका उत्तर महात्मा गांधी है। यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्वराज ध्वज को 1920 में जिसने डिजाइन किया, 1920 में ही इन्होंने डिजाइन किया था, जिसमें 2 रंग थे। कितने रंग थे? 2 रंग। बाद में चलकर पिंगले वेंकैया ने इसे पूर्ण रूप से डिजाइन किया, वेंकैया ने डिजाइन किया। ठीक है, तो 2 रंग का था। तो स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, जिसमें 2 रंग थे। ठीक है, इसका उत्तर कौन सा है? महात्मा गांधी है। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की? पहली बात तो 1930 में, दूसरा है नहीं, पहला है। क्या है? पहला। दूसरा कब है? 1931 में है। और कब से कब है? 7 सितंबर से दिसंबर 1931 तक है। ठीक है, 1931 से दिसंबर 1931 तक है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप जानते हैं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब कब? 1930, 1931 और 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, कहां पे हुए? जेम्स पैलेस लंदन में।
जेम्स पैलेस लंदन, ठीक है, इनवाइट कर रहा था, अब उसे लग रहा था, ठीक है, सभी को। तो एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। क्या किया था? पृथक निर्वाचन मंडल, जिस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सहमति दे दी थी। इसी को तो लेकर के महात्मा गांधी पूना में जो है जेल में, पूना जेल में अनशन पे बैठ गए। किस पे बैठ गए? अनशन पे बैठ गए। बाद में चल करके 16 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच होता है। ये क्या था? देखिए, बहुत चालाक अंग्रेज थे, जहां देखते थे उनको मौका फूट डालने का, वहां तुरंत सहमति दे देते थे। अब पृथक निर्वाचन मंडल क्या है, इसको थोड़ा सा जानिए। पृथक निर्वाचन मंडल ये क्या होता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एरिया है जहां पे हरिजनों की संख्या ज्यादा है, क्या है, या दलितों की कह लीजिए, दलितों की संख्या ज्यादा है, दलितों की संख्या ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो कौन होगा? दलित होगा। क्या होगा? दलित होगा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब उसमें पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब यह हुआ कि दलित खड़ा होगा और केवल दलित ही वोट करेंगे। क्या करेंगे? केवल दलित वोट करेंगे। दलित व्यक्ति खड़ा हुआ, दलित चुनाव लड़ा, और वोट कौन देंगे? वोट भी केवल दलित देंगे, केवल दलित देंगे। ये तो ठीक था नहीं, ठीक है। हालांकि बाद में अंबेडकर यह समझने में सफल रहे और गांधी समझाने में सफल रहे, और यहां पे कहा गया कि दलितों के लिए चुनाव लड़ने के लिए अलग व्यवस्था रहेगी। मतलब कुछ एरिया ऐसे होंगे, कुछ जगह ऐसे होंगे, या सीट जो है कंफर्म रहेगी कि इतनी सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। ठीक है, आरक्षण की बात आ गई कि इतनी सीटें दलितों के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी। लेकिन यह बात ठीक नहीं है कि केवल दलित वोट करेंगे। खड़ा दलित होगा, वोट सब लोग करेंगे। इस बात पे गांधी और अंबेडकर के बीच सहमति बनी और पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, 16 सितंबर 1932 को। तो 1931 में द्विस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जो है मांग की थी अंबेडकर ने, और उन्हें मिल भी गया था। देखिए, गांधी जी केवल भारत गोलमेज सम्मेलन को, एक ही गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया है, और वो है दूसरा वाला। ठीक है, बाकी किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है गांधी ने, जबकि अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ तो अभी हमने बताया कि दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? बादशाही आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, देवबंद आंदोलन, या सुल्तानिया आंदोलन? तो आप जानते हैं कि जो अली बंधु थे, इनको अली बंधु भी कहा जाता है। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था 19 अक्टूबर 1919 को। देश भर में खिलाफत आंदोलन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए, खिलाफत क्यों हो रहा है? क्योंकि तुर्की में जो खलीफा है, खलीफा के अधिकारों को छीन लिया गया है। ये बेसिकली भारत से एकदम डायरेक्टली जुड़ा हुआ आंदोलन नहीं है। ये खिलाफत खलीफा के अधिकारों के लिए, कि उसके अधिकारों को वापस किया जाए, उसके पद को वापस किया जाए, इसलिए होने वाला आंदोलन था ये। और भारत में इसका नेतृत्व किसने किया, या इस आंदोलन को किसने चलाया? तो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो भाइयों ने किया था। हालांकि गांधी का भी समर्थन प्राप्त था खिलाफत को। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो है 30 प्रश्न, जिसको हमने
बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।